उत्तराखंड में जल्द शुरू होंगे नेशनल गेम्स। देहरादून से होगी खेलों की शुरुआत। राज्य के 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा आयोजन। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे राजनीतिक दल। पहाड़ से लेकर मैदान तक कर रहे जनता से वोट की अपील। पौड़ी बस हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में सामने आई अव्यवस्थाओं की शिकायतों पर लिया संज्ञान। पौड़ी के डीएम को मामले में रिपोर्ट तलब करने के आदेश। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं पर तमाम प्रयासों के बावजूद भी नहीं लग रही लगाम। पौड़ी बस हादसे के बाद उत्तरकाशी में बस पलटने से फिर हुआ बड़ा हादसा। खटीमा में मकर संक्रांति के मौके पर 2 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक का हुआ आगाज। टनकपुर कैंप प्रभारी राजपाल सिंह चौहान और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में व्यवस्था बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा पुलिस विभाग। हरिद्वार में जैन मंदिर में हुई लूट में शामिल 25,000 के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशन में की गई कार्रवाई। पौड़ी के थलीसैंड में प्यार में पागल आशिक बने हत्यारे प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने की अपनी ही सास की हत्या। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में नगर निकायों को लेकर छिड़ी जंग। चुनावों को लेकर 23 जनवरी को होगा मतदान। 100 नगर निकायों के लिए डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड की ठंडी में भी लगातार बढ़ रहा सियासी गलियारों का पारा। चुनाव को लेकर पार्टियों के जीत के दावों से लेकर एक दूसरे पर जुबानी हमले तक दोनों जारी। उत्तराखंड में आगामी दिनों में बढ़ती ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। मौसम निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया 16 और 17 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्य सिन्हा। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं और सबसे पहले बात नगर निकाय चुनाव की कर रहे हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में 23 जनवरी को 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना भी की जाएगी। इस बार उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में मतदान बैलेट पेपर से होगा, इसलिए रिजल्ट आने में समय लग सकता है। उत्तराखंड में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इसके अलावा निर्दलीय भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उत्तराखंड में 11 नगर निगम में देहरादून नगर निगम महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वजह साफ है कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद से 3 बार बीजेपी तो 1 बार कांग्रेस ने नगर निगम में मेयर सीट जीती है। राज्य बनने के बाद सबसे पहले नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस ने ये सीट जीती थी, लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी के पास देहरादून नगर निगम की सीट सही है। इसी के साथ देहरादून नगर निगम चुनाव के लिए मौजूदा हालात में 10 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बीजेपी से सौरभ थपलियाल तो कांग्रेस से वीरेंद्र पोखरियाल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं इसके अलावा 8 और प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड है और जिसमें करीब 7,65,000 मतदाता 23 जनवरी को अपना मत डालेंगे। इनमें से 2 लाख निम्न वर्ग से आते हैं और इसके अलावा देहरादून नगर निगम में पहाड़ी वोटर की भी अच्छी खासी संख्या है, जो हर हार जीत को भी तय करती है। और देहरादून नगर निगम में आने वाली विधानसभा में सारी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। देहरादून नगर निकाय में आने वाली विधानसभा में धर्मपुर, राजपुर रोड, कैंट, डोईवाल, इसी के साथ सहसपुर और मसूरी विधानसभा का कुछ हिस्सा भी आता है। और देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल पर दावा
दाव जो है वो खेल रहे हैं और 100 वार्डों में 386 पार्षद प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। इसी के साथ 186 प्रत्याशी यूकेडी या निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में खड़े हैं। इसी के साथ देहरादून में करीब 7,65,000 मतदाता हैं। तो आपको बता दें करीब 2 लाख मतदाता निम्न वर्ग से जुड़े हैं और इसी के साथ देहरादून में नगर निगम में मेयर पद के लिए 10 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने सौरभ थपलियाल को प्रत्याशी बनाया है तो वहीं और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बता दें उत्तराखंड में जल्द शुरू होंगे नेशनल गेम्स। बड़ी खबर आपको बता दें नेशनल गेम्स से जुड़ी, जहां पर उत्तराखंड में जल्द नेशनल गेम्स शुरू होने वाले हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल का देहरादून से आगाज होगा और राज्य के 700 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने पहुंचेंगे। सभी खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसी के साथ पीएम मोदी खेलों का उद्घाटन करेंगे और 4,800 खिलाड़ियों ने 20 गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसी के साथ 28 जनवरी से खेलों की शुरुआत होनी है। खेलों की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो बता दें आपको 38वें नेशनल गेम जहां पर 28 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी, तो वहीं पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ये भी बता दें कि 14 फरवरी को हल्द्वानी में इसका समापन किया जाएगा। 38वें नेशनल गेम्स का देहरादून से खेलों की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कई जगहों पर हर खेल में हिस्सा ले सकते हैं मेजबान प्रदेश। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन भी अब खिलाड़ियों की हो चुकी है। अपनी मेडल टेबल में सुधार कर सकते हैं। खेलों की मेजबानी का फायदा आपको बता रहे हैं, मेजबान राज्य ज्यादातर टॉप 5 में होता है। और इसी के साथ ये भी बता दें 1987 में मेजबान केरल बना था और इसी के साथ अब 1997 की बात करें तो कर्नाटक ने मेजबानी की थी और इसी के साथ कर्नाटक ने सबसे ज्यादा मेडल भी जीते थे। 1997 की बात करें तो मणिपुर में 9वें स्थान पर रहा मणिपुर और 1999 में मेजबानी के समय ओवरऑल चैंपियन बना। वहीं 2001 की बात करें तो मेजबान पंजाब चैंपियन बना और इसके बाद 2002 में मेजबान आंध्र प्रदेश चैंपियन रहा। इसी के साथ 2007 की बात करें तो असम उप विजेता मेजबान बना और इसके साथ हर खेल में हिस्सा ले सकता है मेजबान प्रदेश। वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार भी करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने पर जोर डाल रहे हैं। इसी के साथ आज सीएम धामी ने जोशीमठ और गोपेश्वर में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इस दौरान सीएम ने चमोली के गोपेश्वर में क्या कुछ कहा, देखिए। खबर है, मुझे याद है पिछले वर्ष मैंने यहाँ आकर लगभग यही गोपेश्वर में 230 करोड़ रुपए की लागत की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। उनमें से बहुत सी योजनाएं आज तेजी से आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज हम होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रदेश के अंदर हमारे नौजवानों को, हमारी मातृशक्ति को रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका रोजगार भी हो, उनका स्वरोजगार भी हो और साथ में अन्य लोगों को भी रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक मूल्य है, जिसके लिए आज पूरी दुनिया के अंदर देवभूमि की पहचान है,
आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, अगर आप उनसे कहते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं या हम देवभूमि से आए हैं, तो आपको देखने की उनकी दृष्टि बदल जाती है भाइयों बहनों। हर एक के मन में श्रद्धा का भाव आ जाता है, एक पवित्रता का भाव आता है कि ये देवभूमि के रहने वाले लोग हैं। ऐसी देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो बिगड़ना नहीं चाहिए भाइयों बहनों। यहाँ की डेमोग्राफी को सुरक्षित करने का काम, यहाँ की सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित करने का काम, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है। दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाने के साथ साथ एक जो बड़ी समस्या हो रही थी अतिक्रमण की, जगह जगह पर कहीं पर पीली चादर, कहीं नीली चादर, कहीं हरी चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों को कब्जाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। भाइयों बहनों, हमने इस षड्यंत्र के खिलाफ अभियान चलाया और इस लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी। 5000 एकड़ से ज्यादा जमीनें हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है और पिछले दिनों थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक जनगण मन को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद जो पहला संकल्प देश का था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान बना रहे थे, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिस बात का प्रावधान किया था कि देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वर्ग के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक पंथ के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, वो काम सबसे पहले कहीं हो रहा है तो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। हमने समान नागरिक संहिता का कानून बना दिया है। इसी माह हम इसको लागू करने वाले हैं भाइयों बहनों, इसी माह से इसको लागू कर दिया जाएगा। बहुत जल्द हम जन भावनाओं के अनुरूप एक सशक्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और यही चमोली जनपद का भराड़ीसैंण का भवन इसका साक्षी होगा भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी हमने लागू किया है। हमने नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम किया है भाइयों बहनों। आप सबको पता होगा नकल माफिया किस प्रकार से इन सरकारी भर्तियों पर हावी होते थे, चयन प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करते थे, किस प्रकार से हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के साथ, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ खिलवाड़ करते थे। भाइयों बहनों, हमने कहा किसी भी कीमत पर चाहे कितना ही प्रतिकार सहना पड़े, कितना भी विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन हम अपने नौजवानों युवाओं के, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जब नकल का मामला आया, हमने नकल के खिलाफ कार्रवाई करी। 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और नकल कानून आने के बाद उसका परिणाम है कि पिछले 3 सालों में 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां हम देने में हमने सफलता प्राप्त की है पारदर्शिता के आधार पर, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, पिछले दिनों पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया है। चमोली जनपद के भी हमारे कई गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को चयन का अवसर मिला है भाइयों बहनों। और उत्तराखंड का कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से हमारे युवा नौजवान आज उस चयन में भाग ले रहे हैं और उनको चयन का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज एक और भाजपा की सरकार है जो प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा विकास कार्यों में और जो जन कल्याणकारी गरीबों की नीतियां हैं, जिसके बारे में अभी संदीप जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री आवास मिला है, बिजली का कनेक्शन मिला है, स्वनिधि स्कीम में लाभ मिला है, आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, पेयजल का लाभ मिल रहा है। ऐसी योजनाओं को भी रोकने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। भाइयों बहनों, मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस के लोग क्या इस बात से दुखी हैं कि आदरणीय मोदी जी के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है? क्या कांग्रेस को इस बात का दुख है कि प्रदेश में दंगा करने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है?
भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति का प्रश्न है। क्या कांग्रेस को इस बात का दुख है कि हमारी सरकार बुजुर्गों को दोगुना पेंशन दे रही है, गरीब परिवारों को पक्का घर दे रही है, पेयजल की सुविधा दे रही है, सबको स्वास्थ्य की सुविधा दे रही है, 1 साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर गरीब परिवारों को मुफ्त में दे रही है? क्या कांग्रेस को इस बात का दुख है कि जिसके लिए हम 500 साल से कई पीढ़ियां की पीढ़ियां लग गई कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना है? या फिर कांग्रेस को इस बात का दुख है कि उत्तराखंड हमारा आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देश का अग्रणी राज्य बन रहा है, हर क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा रहा है? आखिर क्यों कांग्रेस के लोग प्रदेश के विकास और यहाँ की जन कल्याणकारी योजनाओं को तरह तरह से बाधा पहुंचाने का काम करते हैं, लगातार इसका प्रयत्न करते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं कि वो जो काम है वो काम रुक जाए, विकास की गति मंद पड़ जाए या ठप हो जाए? आज मैं इस मंच से आप सबको विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस के लोग चाहे कितने भी षड्यंत्र कर लें भाइयों बहनों, लेकिन हमारा संकल्प अडिग है और ये विकल्प रहित है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। हम इस मूल मंत्र के साथ, चाहे वो हमारा गोपेश्वर हो, चाहे हमारा नंदानगर हो या चमोली जनपद हो, किसी भी जगह हम विकास में कोई बाधा कहीं पहुंचाने नहीं देंगे। बाधा। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात पौड़ी की कर रहे हैं। पौड़ी बस हादसे के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी अस्पताल में सामने आई अव्यवस्थाओं की शिकायत का संज्ञान लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पौड़ी के जिलाधिकारी से मामले में रिपोर्ट तलब करने के साथ ही अस्पताल में सभी बुनियादी सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी के साथ जिसको लेकर मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये घटना बहुत दुखद है, घायलों को सही उपचार दिया जा रहा है, जो भी कमियां अस्पताल में हैं उसे दूर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सकों की जो कमी है उसके लिए तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। घटना है और बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है और उसके लिए हमने तुरंत जो भी वहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहाँ पर कमियाँ हैं उन सभी कमियों को ठीक करेंगे। वहीं उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं पर तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी तक रोक नहीं लग पा रही है। स्थिति ये है कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में प्रदेश में 2 बड़े हादसे देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में पौड़ी बस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं अब एक बार फिर बड़ा हादसा सामने आया। बता दें कि जखोल से देहरादून जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस सुनकुंडी गांव के पास सड़क से बाहर पलट जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार इस बस में 30 लोग सवार थे। बस में सवार 7 लोगों के सामान्य रूप से घायल होने की सूचना है, जिन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी लाया जा रहा है। बाकी लोग सुरक्षित हैं। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता ग्राफ चिंता का विषय बन गया है। और देखिए इसी के साथ आपको बता दें, उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसे जो हैं वो 2025 की बात करें तो पहले महीने में 2 बड़े हादसे हुए हैं। और इसी के साथ आंकड़े में आपको बता रहे हैं, जहां पर 2024 में 1594 हादसे हुए, 983 मौत। 2023 में 1520 हादसे हुए और 986 मौत हुए। 2024 की अब बात करते हैं तो बता दें आपको 946 मौतें हुई हैं। 2023 की अगर बात करें 1520 हादसे हुए और 946 मौत हुए हैं। 2024 में देहरादून में सबसे ज्यादा हादसे हुए और 470 हादसों में 185 व्यक्तियों की मौत हुई। हरिद्वार में 400 हादसे और 256 मौतें हुई हैं। तो ये आंकड़े हैं हादसे और मृत्यु की जो संख्या है।
और इसी के साथ राजस्थान के मेहंदीपुर के बालाजी आश्रम के एक धर्मशाला में देहरादून के एक परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 10 जनवरी को सुरेंद्र कुमार अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ बालाजी दर्शन के लिए गए थे। मंगलवार को चारों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की घटना सुनकर पड़ोसी उनके घर पर पहुंचे। सभी अचंभित रह गए और घर में ताला लगा हुआ था। मृतक सुरेंद्र कुमार का बेटा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सरकारी वाहन चलाता था। वहीं परिवार के सभी सदस्य सुखी जीवन गुजार रहे थे। स्थानीय लोग इसके पीछे की वजह किसी साजिश को मान रहे हैं। इस मामले में देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार का कहना है कि राजस्थान पुलिस ने देहरादून पुलिस से संपर्क किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं राजस्थान पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि पुलिस ने मृतक के भाई से भी संपर्क किया है और चारों लोगों की किस परिस्थिति में मौत हुई है, इसको लेकर जांच पड़ताल अभी जारी है। इस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक मिनट नहीं, देखिए अभी इस संबंध में हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और क्योंकि जो समस्त जो तथ्य हैं, जो भी घटनास्थल वगैरह है वो वहीं राजस्थान का है, तो जो वहाँ की लोकल पुलिस होगी वो इस संबंध में पूरी जांच करेगी। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उसके बाद जो भी अगर कोई फाउल प्ले होगा तो संभवतः उसमें जो भी उनके द्वारा कार्रवाई, लीगल कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमारे द्वारा तो जो परिवार का फिर बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया तो पता चला जो बुजुर्ग हैं और उनके जो बेटे थे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। जो बुजुर्ग हैं ये किसी अधिकारी की गाड़ी चलाते थे और इनके बेटे जो नियमित एक कर्मचारी थे। जो इनकी बेटी थी नीलम उपाध्याय, तो उनका भी 3-4 साल पहले जो है शादी हुई थी, लेकिन अपने कुछ ससुरालियों से मतभेद के कारण। और वहीं उत्तराखंड का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे सामने खूबसूरत नज़ारे और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र आने लगता है। वहीं अगर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ संस्कृति का सौंदर्य भी बिखर जाए तो क्या बात है। कहते हैं ऋषि मुनियों के सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया गया है, इसलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन को आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी हवा में ही गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में समेटे हैं ढेर सारी शीतला। देवभूमि से श्रद्धालुओं का एक अलग ही लगाव है, जिसे देखते हुए धामी सरकार ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की है, जिसके जरिए श्रद्धालु अब पूरे साल तीर्थों में भगवान के दर्शन कर सकेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड सीएम का श्रद्धालुओं को तोहफा, शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत। यात्रा से सुख का प्रचार, प्रदेश में बढ़ा व्यापार, श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारियों तक खुशी की लहर। उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा अब श्रद्धालुओं के बीच एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गई है। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा के कार्यक्रम की शुरुआत की और राज्य सरकार ने इसे सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। उत्तराखंड में भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह ठंड की परवाह किए बिना बढ़ता जा रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा श्रद्धालु शीतकालीन गद्दी स्थलों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। ये आंकड़ा ये बताता है कि 4 धाम के कपाट बंद होने के बाद भी भक्तों की संख्या में कमी नहीं आई है। इस समय शीतकाल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के गद्दी स्थलों में पूजा की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो रही है। कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले। आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हों, भगवान की उनको कृपा बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पर जहाँ हमारा अखंड हिमालय है, हमारे ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है और सूर्य भगवान की भी 12 महीने
लगातार कृपा बनी रहती है। जहाँ आज अनेक स्थानों पर धुंध होती है, कोहरा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य भगवान हम सबको जो है अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आएँ उत्तराखंड और हमारे इन सभी क्षेत्रों को देखें। यहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, देव स्थान भी हैं। पहले सभी श्रद्धालु सिर्फ गर्मियों में ही दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार 4 धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल का भी लगातार प्रचार प्रसार कर श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रही है। और चलिए अभी के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।